और रिप्रोडक्शन नो, रिप्रोडक्शन विल नॉट कम इन बेसिक लाइफ प्रोसेस। देखो एक स्टोरी लाइन समझते हैं। बेसिकली 10-10 मिनट की स्टोरी लाइन होगी। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हो तो आपको अल्सर्स होने का डर रहता है, को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो क्या है एक्सक्रीशन? तो हाँ जी बच्चा पार्टी, तो शुरू करते लाइफ प्रोसेस। नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो रिक्वायर्ड होंगे फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, फॉर सस्टेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होने चाहिए आपके पास? न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और रिप्रोडक्शन no, reproduction will not come in basic life process because as an individual it's not required for you to sustain your life. It's required as a whole for the population, for continuation of the population. इसलिए इसको as a different chapter introduce किया गया है. We'll start from nutrition, then we'll move to respiration, transportation and excretion. अब ये क्या होता है? देखो एक स्टोरी लाइन समझते हैं. बेसिकली 10-10 मिनट की स्टोरी लाइन होगी and you will be able to understand the crux of the chapter. Let's start with the nutrition. Understanding the life process, this we have already taken the idea, basic idea of it. Now nutrition, why it is required? For growth, for repair, for survival, for maintenance. ठीक है. न्यूट्रिशन बेसिकली, अब न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन है आपका इनटेक ऑफ द फूड एंड कन्वर्जन ऑफ द फूड, नॉट जस्ट टेकिंग इन द फूड बट ऑल्सो कन्वर्टिंग द फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म. न्यूट्रिशन दो कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये बड़ा बेसिक्स आइडिया है. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स ऑन इट्स ओन, लाइक यू हैव योर ऑटोमेटिक डिवाइसेस. तो ऑटोट्रॉफिक मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया आएंगे वो इस कैटेगरी में होंगे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ये रॉ मटेरियल इनके, इसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और हेट्रोट्रॉफिक होता है जो किसी और पे डिपेंडेंट है. हेट्रोट्रॉफिक मोड को भी यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 टाइप्स: सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. होलोजोइक में हम फॉल करते हैं ह्यूमंस. होलोजोइक मतलब जहाँ पे आप सॉलिड फूड मटेरियल को यू आर टेकिंग इट इन. सेप्रोफाइटिक का मतलब है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आपके मशरूम्स होगी, ठीक है. और पैरासाइटिक का मतलब है जो ऑब्टेन करेंगे अपना फूड डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, विदाउट किलिंग देम, जैसे आपकी लाइस हो गई, लिवर फ्लूक हो गई, टेप वॉर्म्स हो गए, ये सब इस कैटेगरी में फॉल करेंगे. स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हम पढ़ेंगे आगे 5 स्टेजेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन. ह्यूमंस में आप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन पढ़ोगे. अमीबा में आप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिजेशन की बात कर सकते हो. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम बेसिकली, आप यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स की बात करोगे, दे आर रिक्वायर्ड इन द फूड चेन. यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर इनके रॉ मटेरियल है जिसको ये कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में. देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपको ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन देगा. और जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ प्रोड्यूस होगी वो एज एनर्जी रिजर्व, एनर्जी सोर्स यूज होगी. जो एक्स्ट्रा आपके पास कार्बोहाइड्रेट बचेगा वो एज रिजर्व प्लांट उसको सेव करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और एनिमल्स उसको, ह्यूमंस, हम लोग उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को सेव करके रखें. कीमोसिंथेसिस, वेरी डिफरेंट कंसेप्ट नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है ऐसे कुछ बैक्टीरियाज आपके पास होते हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती बट दे विल यूज द केमिकल्स टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरियाज होंगे, दे विल यूज केमिकल्स. फोटोसिंथेसिस की स्टेजेस क्या क्या है? स्टेजेस 3 है आपके पास. एब्जॉर्प्शन याद रखोगे आप, उसके बाद कन्वर्जन याद रखोगे और थर्ड रिडक्शन याद रखोगे. पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. क्लोरोफिल जो है कहाँ पे? लीव्स में, मीजोफिल में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है. दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय सनलाइट. सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. एंड यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी होगा, वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और थर्ड हो जाएगा आपका reduction of carbon dioxide to your carbohydrates. So your glucose production will take place in this case. और ये ज़रूरी नहीं ये स्टेप एक 1 इस सीरीज़ में ही चलें. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स जहाँ पे आपका इंटरमीडिएट पहले बन जाता है. इंटरमीडिएट इज़ योर मैलिक एसिड, वो पहले प्रोड्यूस होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाद में होती है वहाँ पे, ठीक है. अब ये प्लांट की आगे बात कर रहे हैं हम. प्लांट में ही जो है आपकी एपिडर्मिस होती है, दैट मीन्स द अपर लेयर ऑफ द प्लांट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव
लेयर, और जो मीजोफिल होता है, कैन वी सी दिस डायग्राम, आपको दिख रहा है यहाँ पे पैलीसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल, ये सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। पैलीसेड मीजोफिल जो होगी वो उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होता है, भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और स्पॉन्जी मीजोफिल में एयर गैप ज्यादा होते हैं, तो वो गैशियस एक्सचेंज के काम आता है। इसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में वेरीगेटेड लीव्स का, जैसे क्रोटोन्स या मनी प्लांट्स ले सकते हो आप। इसको आप अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हो। डी स्टार्च करो 3 दिन के लिए। डी स्टार्च मतलब उसका सारा स्टार्च यूटिलाइज हो जाएगा, उसको डार्क रूम में रख दो प्लांट को 3 दिन के लिए, फॉर 3 days इट विल गेट डी स्टार्च्ड। उसके बाद उसको सनलाइट में एक्सपोज करो फॉर 6 hours, एंड देन वंस यू विल इमर्ज द लीफ इन द अल्कोहल, इट इज गोइंग टू चेंज, शो यू द चेंज इन द कलर। क्लोरोफिल विल गेट डिसॉल्व्ड इन द अल्कोहल, और उसके बाद आप आयोडीन सोल्यूशन यूज करो। यहाँ पे रेलेवेंस है आयोडीन टेस्ट की। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास घर में टिंचर ऑफ आयोडीन होगा, वी यूज इट एज अ मेडिसिन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन को आप स्टार्च्ड एंड डी स्टार्च्ड लीफ में यू कैन यूज इट एंड सी द चेंज इन द कलर। देन इस लीव की अगर बात हो रही है तो स्टोमेटा की बात ज़रूर होगी। आप लीव का रोल क्या है, स्टोमेटा जो है लीव में, दैट इज यूजफुल फॉर द gaseous exchange. It will control the amount of the gases which is going to enter the leaf for photosynthesis. और स्टोमेटा में भी गार्ड सेल्स हैं जो ओपन एंड क्लोज होंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टर्जिड प्रेशर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा हो जाएगी। तो ओपन हो जाएगा अगर इसमें वाटर फिल्ड है, और अगर वाटर लूज करता है तो ये फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड मतलब यू कैन सी इट इज फ्लैट इन, एज यू कैन सी इन द स्टोमेटा क्लोजिंग। ठीक है, ट्रांसपिरेशन I have shown you with the diagram also. You can see the leaves, the stomata in the leaves is going to help out in the movement of the water. तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है प्लांट में। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात कर लेते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। इस डायग्राम पे फोकस करो। आपका जो इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्शन मीन्स द कैन यू सी दैट बैक्टीरियम गोइंग, आपके पास अमीबा के पास कोई फूड आया, उसने फूड लिया, दैट इज इंजेक्शन, इनटेक ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, इट डजंट हैव द एक्चुअल फीट बट अपीयर्स, इट गिव द अपीयरेंस ऑफ फॉल्स फीट। सो इट इज गोइंग टू टेक द फूड इन द फूड वैक्यूल, इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इंजेक्शन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा अमीबा, एंड देन इट इज गोइंग टू रिलीज इजेक्शन, आपके जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे। दैट्स हाउ योर अमीबा वर्क्स और टेक्स इन द न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स सी द स्टेजेस। फर्स्ट इज योर इनिशियल स्टेज, जहाँ पे उसने सूडोपोडिया यूज किया, फूड पार्टिकल्स को ले लिया। फेगोसाइटोसिस बोलते हो आप इसको। फेगोसाइटोसिस इज इट इज गोइंग टू टेक अप द फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स सेल। डाइजेशन फेज हो गया, फूड वैक्यूल में ब्रेक डाउन किया फूड को, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन आ जाएगी, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एंड देन इजेशन, इसके बाद इजेशन हो जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है वो आउट ऑफ द बॉडी। सिंस इट डजंट हैव अ डिफाइंड सिस्टम एज इन केस ऑफ योर ह्यूमन, सो इट्स मच मोर ईजियर फॉर देम टू हैव दिस डाइजेशन, टेकिंग द, इट्स मच मोर ईजियर फॉर देम टू टेक द न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन लास्ट स्टेप पे चलता है, दैट इज डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में। अब देखो एनिमल्स में भी जो इनटेक ऑफ द फूड होगा, इट इज गोइंग टू बी हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द एनवायरमेंट, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड। जैसे सिंगल सेल्ड आपके अमीबा थे, वो बॉडी सर्फेस से फूड ले लेते हैं, बट जो आपके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए होगा, जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी में आप देख रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या याद रखोगे, इसको हम पहले यहाँ से समझते हैं, एंड देन वील टॉक अबाउट द एंजाइम्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दिस। यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। लुक एट दिस डायग्राम वेरी क्लोजली। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, इट एंड्स एट एनस। माउथ में आपका क्या होगा, माउथ में देखो आप प्रैक्टिकली थिंक ओवर इट, फूड जो होगा आपका क्रश होगा बाई टीथ, मिक्स होगा सलाइवा के साथ। सलाइवा जो है आपके, उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करेगा फूड को ब्रेक डाउन करने में फ्रॉम स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। शुगर का मतलब है कि वो माल्टोज में ब्रेक डाउन कर जाता है स्टार्च से। उसके बाद आपने फूड खाया, उसको हम बोलस बोलते हैं। नाउ व्हेन यू स्वेलो इट, बोलस विल बी मूव्ड फर्दर विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। तो ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट यहाँ पे होती है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होगी, जहाँ वो आगे मूव करेगा टुवर्ड्स योर स्टमक। स्टमक आपके पास क्या है, कैन वी सी द डायग्राम, जे शेप्ड आपको दिख रहा होगा स्टमक यहाँ पे। तो स्टमक में हमारे पास 3 चीजें हैं, एचसीएल, म्यूकस एंड पेप्सिन। एचसीएल जो है वो आपका पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। म्यूकस
स्टमक की आउटर लाइनिंग को HCl से बचाएगा बिकॉज इट माइट डैमेज। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हो तो आपको अल्सर्स होने का डर रहता है विच इज़ डैमेजिंग दैट आउटर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एंड लास्ट इज योर पेप्सिन विच इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू इट्स स्मॉलर फॉर्म्स। इसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा आपका स्टमक से, दैट इज काइम, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ द स्पिंक्टर मसल्स। अब स्पिंक्टर मसल्स का काम होता है कि वो इस फूड को, इस काइम को इन अ रेगुलर पैटर्न स्लोली स्लोली इट विल हेल्प इन द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द और काइम फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये काइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी वो लॉन्गर होगी और कार्निवोर्स में स्मॉल होगी। हर्बीवोर्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन द सेल्यूलोज, सो दे हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज डाइजेशन ज़्यादा चाहिए होगी उनको एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन द मीट। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट डाइजेशन की साइट है। यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगी किसकी, सबकी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इट विल स्टार्ट फ्रॉम ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, आपकी 3 डिविजन्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। यू विल गेट द पेनक्रियाटिक जूसेस एंड द बाइल फ्रॉम द लिवर ऑल्सो। तो बाइल जो है वो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में, इस फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। और जो आपके पास पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो फूड को एल्कलाइन करते हैं। आपके पास देखो जो स्टमक से फूड आ रहा था वो एसिडिफाइड था, उसमें एसिड था ज़्यादा, HCl आपने बात की थी। तो जो पेप्सिन है आपका वो एसिडिक एंजाइम है, वो एसिड की प्रेजेंस में काम करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास ट्रिप्सिन होगा जो एल्किलाइन एनवायरनमेंट में काम करेगा। पेनक्रियाटिक जूसेस में मेजरली 3 एंजाइम्स होते हैं आपके पास, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना फर्दर। लाइपेज लिपिड से याद रखोगे, लाइपेज जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे फैट्स को, और अमाइलेज शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर शुगर में, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ शुगर में डिवाइड करें। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई वाला पार्ट याद रखोगे, इसमें विलाई होती है जिसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होंगी, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड की ज़्यादा होगी यहाँ पे। इसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा इट विल बी सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड चला जाएगा आपका। इट विल बी स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड देन इट विल मूव आउट फ्रॉम द एनस। एनस में आपका एनल स्फिंक्टर मसल्स होंगी जो अगेन इट विल रेगुलेट द एग्जिट ऑफ द फीसेस। तो ये देख लो एक बार आप ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम में आपके पास क्या क्या आ गया, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। आप माउथ में सलाइवरी अमाइलेज, स्टमक में HCl और पेप्सिन दे रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रेज, ये सब शुगर को फर्दर डिवाइड करने के लिए। आपको इफ़ यू कैन रिमेंबर द नेम वेल एंड गुड, पेप्टाइडेज, PEP होगा पेप्टाइडेज, पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एक इजी डायग्राम दे रखा है आपको समझने के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज ही कन्वर्ट होगा शुगर में। प्रोटीन्स से अमीनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, और फैट से लाइपेज टू फैटी एसिड। अब जैसे आप ऊपर देखोगे कि स्टमक तक पार्शियल डाइजेशन होगी, प्रोटीन आपका पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पेप्टाइडेज की हेल्प से आगे जाके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। सलाइवा इज द फर्स्ट वन, माउथ इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ आपका स्टार्च ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है टू माल्टोज। फिर वो माल्टेज की प्रेजेंस में आगे ब्रेक डाउन करेगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू योर शुगर। तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, पार्शियल डाइजेशन स्टमक में। सो दैट्स इट फॉर योर न्यूट्रिशन। चलो जी अब समझते रेस्पिरेशन को। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूर रनिंग अराउंड और यूर सिटिंग समवेयर। डू यू सी देर इज अ डिफरेंस इन द ब्रीदिंग पैटर्न? अब मैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन 2 अलग अलग वर्ड्स यूज कर रही हूँ। देखो रेस्पिरेशन का मतलब है, जब मैं बात कर रही हूँ ब्रेक डाउन ऑफ द एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। आपकी बॉडी में ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं हम इसको, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द सेल। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और ब्रीदिंग का मतलब है, हम आगे समझेंगे भी, ब्रीदिंग इज योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यू कैन डू दिस एक्टिविटी, दिस इज ब्रीदिंग, मैकेनिकल प्रोसेस। समझते इसको आगे। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस रेस्पिरेशन। स्टोरी लाइन की तरह समझेंगे तो द कंसेप्ट स्टार्ट्स विद अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन एक्टिविटी। आप बेसिकली क्या करोगे, पिचकारी लोगे, यू कैन टेक अ पिचकारी और यू कैन जस्ट एक्सेल द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जब आप एक्सेलेशन कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करोगे इनटू लाइम वाटर। तो समझते हैं इसको। व्हेन यू आर एक्सेलिंग, बेसिकली
कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट फ्रॉम योर बॉडी. सो उससे क्या होगा, लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको मिल्कीनेस विल अपीयर, कैल्शियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस. तो इस केस में बेसिकली आप यू आर ट्राइंग एंड शोइंग द कंसेप्ट ऑफ गैस एक्सचेंज. सो कंसेप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन. अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम. तो एरोबिक का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कैन वी सी दिस टेबल, आपके पास बेसिकली ग्लूकोज है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, C6H12O6. ये कन्वर्ट हो रहा है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन साइटोप्लाज्म, बेसिकली सेल के अंदर पायरोवेट में चेंज हो रहा है विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल आगे ब्रेक डाउन करेगा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है, बाई यूजिंग द ऑक्सीजन पायरोवेट ब्रेक डाउन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, इसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. पर अगर ये रेस्पिरेशन आपकी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, तो उस केस में हम बात करते हैं दैट इज इन केस ऑफ योर मसल्स व्हेन यू आर रनिंग सो फास्ट, ऑक्सीजन लिमिटेड है आपकी बॉडी में. तो उस केस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आपके क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं. आपने देखा होगा कि क्रैम्प्स आ जाते हैं जब हम बहुत, व्हेन वी डू विग्रस एक्सरसाइजेज और वी रन अ लॉट एंड देर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. या फिर ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट की बात कर रहे हैं हम, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी. दिस इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन. और ये केस आपका यूज होता है ब्रेड्स में, जहाँ फर्मेंटेशन होगी, ब्रेड्स में या फिर बीवरेजेस, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज होगा, ठीक है. तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक हो गया आपका, जब हमने अभी बात की, एनारोबिक में आपका पार्शियल ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेक डाउन एरोबिक रेस्ट होगा. क्या इससे, रेस्पिरेशन से ग्लूकोज से बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, एटीपी जनरेट होगी. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट विच इज द फ्यूल ऑफ योर सेल, ठीक है. तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी एरोबिक में ज़्यादा रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली. अगर मुझे एक डिफरेंस क्रिएट करना हो दोनों को, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक में कम होगी. एरोबिक में कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, एनारोबिक में पार्शियल ब्रेक डाउन होगा. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2-3 चीज़ें हमें समझनी है. पहली चीज़, रेस्पिरेशन हो कैसे रही है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आपका हीमोग्लोबिन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जब मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रही हूँ तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड गैसेस की बात कर रही हूँ कि गैस एक्सचेंज कैसे होगा. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप कर रहे हो, इनहेलेशन करो. अब यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट. रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज योर लंग्स, ठीक है. और कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, बेसिकली एल्वियोलाई में. लेट्स सी द डायग्राम. आपके एयर एंटर कर रही है नोज के थ्रू. नोज में आपके पास नोस्ट्रिल्स हैं, नेजल पैसेज है. यू कैन सी देर आर 2 सब पार्ट्स टू दिस नेजल पैसेज. नोस्ट्रिल्स में आपके पास फाइन हेयर है, म्यूकस है. फाइन हेयर और म्यूकस हेल्प करेंगे डस्ट पार्टिकल्स को और इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, इंश्योरिंग देयर इज क्लीन एयर. म्यूकस इज योर बलगम. तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो एयर आ रही है वो क्लीन और वार्म एयर एंटर करेगी अंदर, ठीक है. नोस्ट्रल से एंटर करेगी फेरिंग्स में. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर योर फूड एंड एयर. वहाँ से एंटर करेगी लैरिंग्स में. लैरिंग्स से ट्रैकिया में जाएगी. ट्रैकिया में आपके पास, अब देखो ट्रैकिया की शेप सी शेप्ड के ऐसे कार्टिलेज रिंग्स हैं आपके पास. वाई दोज कार्टिलेज रिंग्स, बिकॉज इट इज कीपिंग द ट्रैकिया इंटैक्ट. इवन इफ देर इज नो एयर, कोलैप्स नहीं करेगा आपका ट्रैकिया, बिकॉज उसके पास इट हैज अ सपोर्ट ऑफ दोज cartilage, C-shaped rings with it. So it will prevent it from collapsing. Trachea further lungs में जाके डिवाइड हो जाएगा into 2 branches, जिसको आप ब्रोंकस आप देख सकते हो. हम ब्रोंकाई बोल देते हैं इसको एज प्लूरल ऑफ कोर्स. ब्रोंकाई जो है ये डिवीजन आप देख पा रहे हो अंदर, ब्लू एंड रेड में आपको दिखा रखी है. और यू कैन सी द अदर डायग्राम हियर. आपको फर्दर बहुत सारे डिवीजन दिखेंगी. है पूरा ब्रोंकाई का ट्री बना रखा है. फर्दर डिवीजन एंड डिवीजन होती चली जाएगी. उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे. पहली डिवीजन प्राइमरी, फिर आगे फर्दर डिवीजन को सेकेंडरी डिवीजन भी बोल सकते हो आप. ब्रोंकियस या ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर जाके आगे कल्मिनेट होंगे कहाँ पे, एल्वियोलाई में. लास्ट पॉइंट आपको दिखेगा एल्वियोलाई, जो बेलून शेप्ड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एक्चुअल गैशियस एक्सचेंज हो रही है. अब क्यों गैशियस एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि ब्लड वेसल्स उसके पास है. हम इसके रीजंस देखते हैं आगे. अब पहले इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझ लेते हैं. इनहेलेशन का मतलब क्या है, लेट्स डू दिस एक्टिविटी. इनहेल एंड एक्सहेल, कोई योगा नहीं है ये.
इनहेलेशन का मतलब है इट्स जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ आप ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज की बात कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हो, एंड इट इज़ इनवॉलेंट्री. इनहेलेशन इज वॉलेंट्री, राइट. आप इनटेक, इनहेलेशन इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस वेर यू आर टेकिंग इन द एयर. तो आपने क्या किया, जब आपने इनहेलेशन की तो आपका डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट हो गया. आप देखो आपका डायफ्राम, कैन वी सी द डायग्राम, आपका डायफ्राम ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये आपकी चेस्ट है. अगर तो डायफ्राम आपका अगर फ्लैट हो जाता है, चेस्ट आपकी एक्सपैंड हो जाएगी. एक्सपैंड होने का मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा, आप ज़्यादा एयर को, यू कैन टेक मोर ऑफ द एयर इन साइड द लंग्स. इमेजिन करो कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो मोर ऑफ द एयर कैन रश इन, मोर ऑफ द एयर कैन कम इन साइड. ये आपका इनहेलेशन में होगा, ठीक है. और एक्सपिरेशन में क्या होगा या एक्सहेलेशन में क्या होगा. एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन का मतलब है कि उस स्टेट में आपके पास एयर इज गोइंग टू बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज आप एक्सहेलेशन में क्या कर रहे हो, डायफ्राम आपका वापस रिलैक्सेशन मोड पे आ रहा है. चेस्ट कैविटी, पहले चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई थी, अब चेस्ट कैविटी वापस रिलैक्स मोड में आ जाएगी. तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो गया. जब एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर जो है वो बाहर को रश करेगी. हमेशा हम पढ़ते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव करेगी, तो इट विल मूव आउट ऑफ द लंग्स. इसका मतलब उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव हो जाएगी. दिस इज ऑल स्टोरी ऑफ योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में एयर की यू हैव टू, द एयर, मोर ऑफ द एयर विल रश इनसाइड द बॉडी. एक्सहेलेशन में द एयर विल लीव द बॉडी, ठीक है. अब हम बात कर रहे थे कि एल्वेलाई, आपका एल्वेलाई में जाके गैसेस एक्सचेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट एल्वेलाई का सरफेस एरिया ज़्यादा है. व्हेन देयर इज मोर सरफेस एरिया, मोर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, एफिशिएंट डिफ्यूजन होगी. केलर डिफ्यूजन कैन नॉट हेल्प यू आउट बिकॉज योर बॉडी इज कम्प्लेक्स एंड यू नीड अ स्पेसिफिक ऑर्गन इन योर बॉडी टू वर्क आउट फॉर अ पर्पज. जैसे आपके इस केस में लंग्स, और लंग्स में भी आगे alveoli are going to help out in the efficient gaseous exchange. Second is थिन वॉल्स होंगी एल्वेलाई की. आपको सिंगल लेयर, एनसीईआरटी में तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, सिंगल लेयर, लार्ज सरफेस एरिया एंड ब्लड कैपिलरीज. तो सिंगल लेयर होगी, गैशियस एक्सचेंज बहुत अच्छा होगा. आप सोचो थिक लेयर के अराउंड, आपकी स्किन के अराउंड अगर बोला जाए तो हाउ मच ऑफ, you cannot allow the movement or exchange of the gases very easily because it's a thick layer. That's your respiration. Let's explore the transport in living organisms. So we have all observed it in our daily life. We know the pumping of the heart. We have to just see the mechanism of this transportation in human heart and in plants. ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगी मैं, तो सबसे पहले डायग्राम पे ध्यान दो. देर इज अ, यू कैन सी द ब्लू एंड द रेड कलर इन द डायग्राम विच इज शोइंग, द ब्लू कलर इज शोइंग यू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर इज शोइंग यू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब जब मैं ब्लड की बात करती हूँ तो हमें पता है कि ब्लड में 55% प्लाज्मा है, वाटर है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, वाइटामिन्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. दे ऑल आर गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड with the help of the blood only in your body. Of course, with the through blood vessels, arteries, veins and capillaries, we are going to talk about it. Circulation की बात करेंगे हम. Transportation का role क्या है? It's going to help out in the movement of hormones, nutrients, waste products, and homeostasis is maintain the internal temperature of the body. हार्ट, अगर आप बात करोगे हार्ट की, तो इट्स जस्ट द साइज ऑफ अ फिस्ट. इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज गोइंग टू हेल्प आउट इन द कंट्रैक्शन, rhythmic contraction and relaxation. You know that heart beats 72 times per minute and the sound of the heart is lub-dub. That is because of the contraction and relaxation of the chambers of heart. So the Bollywood songs, focusing on dhak dhak, it's nothing like that, sorry to say, but it's lub dub sound. So the heart sounds as lub and dub. बेसिक आइडिया लेते हैं, अगर हार्ट में चैम्बर्स आप देखोगे तो 4 चैम्बर्स हैं आपके पास, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, या आप आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स भी बोल सकते हो उसको, ठीक है. आपके पास अपर चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स बोलते हैं और लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, विच इज गोइंग टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल्टरनेटिवली. अगर ऑरिकल्स आपके कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड मोड में होंगे, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ऑरिकल्स रिलैक्स्ड मोड में होंगे. इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन, आप बेसिकली जो इम्पल्सेस क्रिएट हो रही है विच इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द एसे नोट, तो इम्पल्सेस स्टार्ट होंगी वहां से एंड देन इट इज गोइंग टू हेल्प आउट इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और जनरेटिंग द हार्ट बीट.
ओके, नाउ ह्यूमन हार्ट डायग्राम, कैन वी सी द डायग्राम? आपके पास ब्लू एंड रेड पोर्शंस देख सकते हो आप। आपके पास क्या हो रहा है हार्ट में, जो ब्लू साइड है आपकी, दैट मीन्स व्हाट वी से हियर इज, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मूव करेगा ब्लू वाले चैम्बर्स में, जिसको आप वेना कावा बोलते हो। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन विच इज गोइंग टू ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो सुपीरियर वेना कैवा जो है वो अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आएगी, और इंफीरियर वेना कैवा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड आएगा आपके राइट साइड पे, राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजनेट होगा वो ब्लड जाके लंग्स में, एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। आपको दो पोर्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के। राइट साइड पे मैं बात कर रही हूँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, और लेफ्ट साइड पे मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की। राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा, और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा। तो देर इज नो मिक्सिंग ऑफ दीज ब्लड टाइप्स, दैट्स द बेनिफिट ऑफ द सेप्टम। सेप्टम मीन्स जो सेपरेशन है बीच में ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में, विद इन ऑरिकल्स विद इन वेंट्रिकल्स में। उसके बाद आपके पास वाल्व्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड मिट्रियल, मतलब इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोल देते हो आप। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है आपके पास, विच इज गोइंग टू हेल्प आउट इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो आपका जो ब्लड है, कैन वी चेक दिस डायग्राम मोर क्लोजली? चलो इस डायग्राम को देखते हैं और क्लोज से। आपके पास सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा, एक स्टोरी लाइन समझ लो कि आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो वेना कैवा के थ्रू आ रहा है। सुपीरियर वेना कैवा अपर हाफ ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, और इंफीरियर वेना कैवा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। डबल सर्कुलेशन होती है आपके हार्ट में। डबल सर्कुलेशन मतलब 2 टाइम्स ब्लड फ्लो करेगा हार्ट के थ्रू। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया आपकी राइट साइड पे, जिसको राइट एट्रियम बोल रहे हैं, इसको हम राइट ऑरिकल भी बोल देते हैं। तो राइट एट्रियम पे जब ब्लड आया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होगा, राइट एट्रियम आपकी अगर कंट्रैक्ट करती है, फर्स्ट इट इज गोइंग टू फिल विद द ब्लड, इट कंट्रैक्ट्स द राइट वेंट्रिकल, डायलेट्स, डायलेट्स मतलब इट विल रिलैक्स। राइट एट्रियम में ब्लड भर गया आपका, allowing it will allow all the blood to flow. The entire blood is going to flow towards the right atrium before it gets pumped out for the further oxygenation. आपका क्या हो रहा है, राइट साइड पे ब्लड फिल हो जाएगा राइट एट्रियम में। उसके बाद आपका वेल्व खुलेगा, राइट एट्रियम डायलेट हो जाएगा, डायलेट मतलब कि रिलैक्सेशन मोड में होगा, और आपका वेंट्रिकल फिल करना शुरू कर देगा। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑल्टरनेटिव होगी। आपका राइट एट्रियम फिल हो गया, उसने ब्लड आगे पास किया राइट वेंट्रिकल की तरफ, वाल्व्स खुल गए आपके। वाल्व बंद थे जब तक आपका एट्रियम फिल हो रहा था। आपका ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे ओपन हुआ, राइट एट्रियम से ब्लड मूव करेगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। उसके बाद राइट वेंट्रिकल आपका फुल हो गया। राइट वेंट्रिकल, इसके बाद क्या होगा, आपका जो राइट वेंट्रिकल है जब वो फुल हो जाएगा, इट इज गोइंग टू सेंड द ब्लड फर्दर टुवर्ड्स द लंग्स। पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और लंग्स में हमें पता है एल्वेलाई के पास एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होगा, और वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद यहाँ पे मिट्रियल वॉल्व है या बाइकस्पिड वॉल्व बोल देते हो आप इसको। जैसे ही वॉल्व खुलेगा आपके पास द ब्लड इज गोइंग टू मूव फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो गया तो वेंट्रिकल जो है वो आगे ब्लड सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ द आयोटा विच इज लार्जेस्ट आर्टरी। तो क्या हो रहा है, आप एक और चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स। कैन वी सी दैट पिंक विद द पिंक पोर्शन दे हैव शोन यू, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन ऑरिकल्स। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है काम का। वेंट्रिकल्स को ब्लड को विद हाई प्रेशर सेंड करना पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को लंग्स की तरफ और राइट वेंट्रिकल को बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करना पड़ेगा, जबकि ऑरिकल्स जो है वो विद इन द सिस्टम ओनली काम कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक द स्टोरी लाइन इज क्लियर टू अस। अगर हमें स्टोरी लाइन क्लियर होगी है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी पीजी कंसेप्ट फॉर यू। हार्ट में आपके पास क्या, वॉल्व्स का पर्पस क्या है? वॉल्व जो है वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड प्रिवेंट करेंगे। जब ब्लड फ्लो कर रहा है आपका, मूव कर रहा है, ट्राइकस्पिड या मिट्रियल या पल्मनरी वॉल्व या एओटिक वॉल्व भी आपके पास। ऑफ कोर्स जब पल्मनरी आर्टरीज की तरफ जा रहा है ब्लड तो पल्मनरी वॉल्व होगा वहाँ पे, यू कैन सी इट ऑल्सो इन द डायग्राम। और ऐसे ही जब एओटा की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे एओटिक वॉल्व है आपके पास। ठीक है, आपके पास पल्मनरी वॉल्व एंड एओटिक वॉल्व है ताकि ब्लड वापस मुड़ के ना है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द बॉडी और टूवर्ड्स द लंग्स।
इट शुड मूव इन दैट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, पाथवे ऑफ द ब्लड फ्लो क्या था, हमें पता है ब्लड एंटर करेगा वेना कावा से राइट एट्रियम की तरफ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ विद द हेल्प ऑफ द वॉल्व्स ऑफ कोर्स। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली बॉडी की तरफ जाएगा। With the help of the aorta, it will move to the entire body. So let's see the circulatory system now. ठीक है, you can see all these arteries and you can see veins majorly. Lymphatic cells they have not shown you. Lymphatic tissues they have not shown you here. But arteries and veins आप देख सकते हो। arteries और veins में क्या difference था? arteries जो है आपकी आर्टरीज से याद रखोगे अवे फ्रॉम द हार्ट, ए से आर्टरीज, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आपके पास पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है बॉडी में, अदरवाइज इट विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस टिश्यूज। और आर्टरीज की जो वॉल्स होंगी वो थिक होंगी बिकॉज दे हैव टू कैरी द ब्लड विद प्रेशर, अदरवाइज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा आपके पास हमेशा। कैपिलरीज जो होते हैं आपके पास वो इंटरजंक्शंस होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ब्लड्स और वेन्स के। जब आर्टरीज बहुत यू विल सी द आर्टरीज गोइंग इनटू द फाइन स्ट्रक्चर, फाइन ब्रांचिंग, आर्ट्रियोल्स बोलते हो आप, और वैसे वेन्स की फाइन ब्रांचिंग होगी जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं। तो वहां पे जाके आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और सारे सब्सटेंसेस मिक्स होंगे। बेसिकली क्या होता है, जब आपका ब्लड कैपिलरी पे जाके एक्सचेंज होगा और वहां से आपकी लिम्फ प्रोडक्शन होगी। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की बात करते हैं, ये आपके पास छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, सिंगल सर्कुलेशन होती है, ब्लड पंप करेगा गिल्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन एंड डायरेक्टली बॉडी में मूव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपके पास एग्जाम्पल दे रखी है यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट में यू हैव द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में 2 आर्ट्रियम या आर्ट्रिया इज प्लूरल, राइट, तो 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल है, डबल सर्कुलेशन होगी, बट यहाँ पे बिट ऑफ मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन है आपके पास क्रोकोडाइल विच हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे हैव द सेप्टम्स फॉर अवॉइडिंग द मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन देम। एक चीज़ और समझ लेते हैं बिफोर वी मूव टू द लिम्फेटिक सिस्टम। इस ब्लड के बारे में हमें ये पता है कि जिस फोर्स के साथ ब्लड मूव कर रहा है वो ब्लड प्रेशर बोल रहे हो आप उसको, ठीक है, और वो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वेन्स, बिकॉज आर्टरीज प्रेशर के साथ ब्लड लेके जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट। वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेनेवर योर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, आप उसको सिस्टोल बोलते हो। सिस्टोल से सिकुड़ना याद रखना, तो जब भी आपकी कंट्रैक्शंस हो रही हैं उसको आप सिस्टोलिक प्रेशर बोल रहे हो, और रिलैक्सेशन के टाइम पे जब आपकी वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोल रहे हैं। तो सिस्टोलिक 120 mm होता है और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg होता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस जिसका नाम याद रखेंगे हम, स्पाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, अब मूव करते हैं अपना लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ। देखो लिम्फ क्या है, जब भी कैपिलरीज में आर्टरीज और वेन्स एक कैपिलरीज में आके इंटरजंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या थी आपकी, वो पॉइंट जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स कन्वर्ज करेंगे, वेन्यूल्स और आर्टरीज बहुत छोटे इंटरजंक्शंस में ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ से कुछ ब्लड जो है वो लीक हो जाता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। अब लिम्फ में आपके पास क्या होगा, लिम्फ आपके पास प्लाज्मा होगा, प्रोटीन होगा, बट आरबीसीज नहीं होंगे उसमें, तो वो कलरलेस होगा, येलो कलर का विस्कस आप बोल सकते हो, कलरलेस होगा, लाइट येलो होगा, विस्कस फ्लूइड होगा। ठीक है, इट कंटेन्स प्रोटीन्स बट लेस देन ऑफ कोर्स योर ब्लड। तो लिम्फ का काम क्या है, देखो लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, इट इज गोइंग टू मर्ज टू योर लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये आपका जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट्स होगा वो इंटेस्टाइन से लेके एक्सेस फ्लूइड को जो है ड्रेन करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और वहाँ से लिम्फ जो है ड्रेन होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरीज से जाता है ये लार्जर वेन्स में, और फिर से बॉडी में सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। तो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से लेके जाएगा और एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करेगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ द लिम्फ, that much is required. Now transportation in plants, the last point of this transportation is plants में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। देखो समझते एक जर्मिनेशन में क्या होगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगी सॉइल के थ्रू। फिर रूट डेवलपमेंट में रूट नाउ विल हेल्प आउट इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जाइलम जो है आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट के काम आता है, और फोटोसिंथेसिस में फूड ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसलोकेशन बोलते हो जिसको आप, और फ्लोएम जो है वो
न्यूट्रिएंट और शुगर ट्रांसपोर्ट के काम आता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स कैसे होगा? जाइलम वेसल्स जो हैं हेल्प आउट करेंगी इन कंडक्शन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर। अब जो वाटर और मिनरल्स हैं रूट से और अदर पार्ट से मूव करेंगे बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। यहाँ पे दो चीज़ें समझना, एक तो रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशनल पुल। जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो डे टाइम में ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन आपको पता है ना, वाटर लीव्स के थ्रू मूव कर रहा है, तो वाटर इज गोइंग टू मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी बिकॉज ऑफ कोर्स देर इज कोहेजन एंड एडिशन फोर्सेज ऑफ द वाटर। तो ट्रांसपिरेशनल पुल होगा डे टाइम में, बट जो रूट प्रेशर होगा वो नाइट टाइम पे ज़्यादा, इट इज़ मोर प्रोमिनेंट एट द नाइट टाइम। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसलिए नेगेटिव प्रेशर लिखा हुआ है कि इट क्रिएट्स द नेगेटिव प्रेशर। ये जाइलम की बात ही हम कर रहे हैं सारी। ठीक है, अब फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो जो आपका सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो जब मूव करेगा उसको आप ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और वो हेल्प करे, वो पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ द फ्लो। हमने याद रखा था, हम याद रखेंगे फ्लोएम फूड। तो फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। शुगर जो है, ये सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हो गए आपके फोटोसिंथेसिस के, इसको हम ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम की हेल्प से ये पॉसिबल होगा। Phloem also will help out in the transport of amino acids and other substances. अब जो ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड होगा फ्लोएम में, वो ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द सीड ट्यूब्स होगा, और एटीपी यूज़ होगी, इसमें एनर्जी भी यूज़ होगी, और अपवर्ड डाउनवर्ड आपको पता है दोनों डायरेक्शन में जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है। वी हैव डन अ बिट ऑफ दिस इन क्लास 9th ऑल्सो। जबकि जब मैं जाइलम की बात करती हूँ तो वो सिर्फ इन द अपवर्ड डायरेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो दैट्स इट फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या है एक्सक्रीशन? अड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, अड़ी वाला आया घर से कचरा तो निकाल। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है? देखो, अपनी तो दिवाली हर साल में एक बार आ रही है, इनकी तो रोज़ दिवाली है। एवरी डे दे हैव टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव हो रहा है बॉडी से। अब जब मैं एक्सक्रीशन की बात करती हूँ तो देखो, एक्सक्रीशन आप इन जनरल डिफाइन कर सकते हो अपनी बॉडी में। स्किन के थ्रू हो रहा है, स्वेट, दैट इज स्वेट इज एक्सक्रीटेड आउट। लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। मेजरली आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज के साथ आपने यू कैन सी द रीनल आर्टरीज एंड द रीनल वेन्स हियर। रीनल आर्टरीज का मतलब है जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस। एंड रीनल वेन्स हैं जो विच विल टेक आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी। रीनल वर्ड इज एसोसिएटेड विद द किडनीज। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे किडनी की? अब किडनीज है आपकी एब्डोमेन में सिचुएटेड, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन ऑफ कोर्स। इसमें एक और वर्ड यूज हुआ है आपकी प्रेजेंटेशन में, दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी का इंटरनल फंक्शंस ऑफ द किडनीज क्या है, देखते हैं किडनीज का रोल क्या है। अब किडनीज बेसिकली आपके टॉक्सिन्स रिमूव करने के काम आती है, ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रॉन्स विच इज नोन एज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। हम आगे पढ़ेंगे भी नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को एंड द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। देन इज योर फंक्शन ऑफ यूरेटर्स, इट विल ट्रांसपोर्ट द यूरिन। आपके पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन ब्लैडर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उसके बाद ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना। मस्कुलर बैग स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेच करके रखेगा। सो यूरिनरी ब्लैडर इज बेसिकली अ bag like structure with it can stretch, it can store the urine as long as it can, and then when it feels the urge it will send the signal to the central nervous system, and then you'll pass the urine with the help of urethra. So urethra is the final point of this excretory system which is responsible, which is going to help out in passing the urine. Human excretory system में अब हम कर चुके ऑलरेडी। किडनीज फिल्टर करेंगी ब्लड को, वेस्ट रिमूव करेंगी, यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिन को, ब्लैडर स्टोर करेगा यूरिन को, और यूरेथ्रा फाइनल पाथवे होगा जहाँ से यूरिन एग्जिट करेगा। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ किडनी हेयर। आपको दिख रहा है बाहर की लेयर में आपके पास एक रेड कलर की लाइनिंग्स दिख रही है। रीनल आर्टरीज एंड वेन्स है रेड एंड ब्लू कलर की। यू कैन सी इट इन द डायग्राम ऑल्सो। एंड देन आउटर साइड ऑफ द किडनी में आपको कॉर्टेक्स दिख रहा होगा, दैट इज द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी। एंड इंटरनल पोर्शन में आपको मेडुला दिख रहा होगा लिखा हुआ। देयर आर मेनी थिंग्स बट आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ, यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द हायर क्लासेस, राइट। सो अभी के लिए सिर्फ ये समझते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है, और किडनी की जो योर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। इसमें आपके पास जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ट्यूब शेप्ड कॉर्पिसल्स होंगे, वो हेल्प आउट करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। कैसे समझते हैं डायग्राम से? नेफ्रॉन का डायग्राम देखो। नाउ दिस डायग्राम हैव अटैच्ड
as the same type of diagram is there in your NCERT also, so you can easily understand it. आपके पास है एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट का मतलब है जहाँ से ब्लड आएगा, ईफरेंट से वो फिल्ट्रेशन के बाद जाएगा. ठीक है, तो ए पहले आता है, ई बाद में आता है, हम ऐसे याद रखेंगे. आपके पास बेसिकली बोमेन्स कैप्सूल है. नाउ ईच किडनी, इफ यू सी द किडनी, इट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाई ऑलमोस्ट 1 million ऑफ नेफ्रॉन्स. तो नेफ्रॉन्स कैन डेंसली पैक्ड है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इनके पास. आप देख सकते हो बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल में आपके पास क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होंगे जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. आपके पास एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है, अब जैसे ही ब्लड यहाँ से पास किया, जो बिगर प्रोटीन्स हैं, आरबीसीज हैं, वो तो पास नहीं होंगे. ओनली फ्यू पोर्शन ऑफ इट, दैट इज योर ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स एंड वाटर, विल बी एबल टू पास थ्रू दिस फिल्ट्रेट. वो पास करेगा फिल्ट्रेट से. आपके पास जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं वो फिर आगे रीअब्जॉर्ब होंगे. यूरिन फॉर्मेशन में आपके पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं. एज यू कैन सी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑल्सो आई हैव रिटन दोज 3 स्टेप्स. One is your ultrafiltration, second is your tubular reabsorption and third is the tubular secretion. अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे फिल्टरेशन होगी. फिल्ट्रेशन किसकी? दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ द, आपके पास ब्लड है, ब्लड बिकॉज ऑफ द यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस इज एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल को देखो आप. इनकी जो ल्यूमन होगी, जो विर्थनेस होगी, ये वाइड जो होंगी, वो डिफरेंस होगा उसमें. एफरेंट ज़्यादा वाइड है और इफरेंट कम वाइड है. तो क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्रेशर, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. ब्लड प्रेशर डिफरेंस के कारण जो बिगर प्रोटीन्स हैं, आरबीसीज, वो फिल्टर आउट नहीं होंगे. बाकी चीज़ें आपकी सॉल्ट्स, अमीनो एसिड, मिनरल आयंस, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें चली जाएंगी फिल्ट्रेट में. ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपके पास? सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन. अब आपकी इफ़ यू सी द फैक्ट चेक, एनसीईआरटी चेक करो अपनी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 180 लीटर ऑफ योर ब्लड इज फिल्टर्ड एवरी डे ऑन डेली बेसिस, जिसमें से सिर्फ 1 to 2 लीटर आपका यूरिन की फॉर्म में जा रहा है. तो यू नो आई एम अ हार्ड कोर फैन ऑफ एनसीईआरटी. तो जो बोलते हैं आपको कि एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड, डोंट रीड एनसीईआरटी, इट इज मस्ट. आई डोंट डिनाई रेफरेंस बुक्स, बट एनसीईआरटी इज मस्ट. आपको फैक्ट चेक दे रखा है. यू नो यू हैव टू understand it from NCERT that science is way beyond the books. It's beyond the facts. They have given you one hint and then go and research for it. अपनी बॉडी को सोचो कि 180 लीटर हर रोज फिल्टर आउट फिल्ट्रेट बन रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, उसमें से सिर्फ 1 या 2 लीटर बाहर जा रहा है. 99% रीएब्जॉर्प्शन. So it's much more difficult than your Diwali सफाई. You know, every day they are doing this सफाई in your body 24/7. तो आपके फिल्ट्रेट जो है, अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, जो ग्लोमेरुलर से नीचे फिल्ट्रेट आया, आप देख रहे हो नीचे, कैन यू सी द पीसीटी एंड डीसीटी है. आपके पास ऐसे लूप बन रही है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. इसमें एक असेंडिंग लूप है, एक डिसेंडिंग लूप है. आपके पास नीचे को लूप आ रही है तो डिसेंडिंग लूप, ऊपर को जा रही है तो असेंडिंग लूप. दिस ऑल विल गेट कलेक्टेड टू द योर कलेक्टिंग डक्ट. देखो इसको चेक करते हैं यहाँ से. ये आपके 3 स्टेप्स. फिल्ट्रेशन होगी बोमेन्स कैप्सूल में, आपके नेफ्रॉन्स के थ्रू फिल्टर होगा बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ब्लड प्रेशर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ल्यूमन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल. उसके बाद सेकेंड स्टेप हो गया आपका. आपके पास नीचे फिल्ट्रेट में आ गया सामान, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड्स आ गया, आयंस आ गए, वाटर आ गया, ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी, राइट. यूरिया आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरिन. यूरिया को निकलना है मेजरली विद अ बिट ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, दैट्स व्हाट इज यूरिन. फिल्ट्रेट से बाकी सारी चीज़ें वापस रीएब्जॉर्ब होंगी. कैसे वापस रीएब्जॉर्ब होंगी? आप देखो आपके पीसीटी में जो आपका फर्स्ट डक्ट था, बोमेन्स कैप्सूल के साथ वाला डक्ट है, उसको आप पीसीटी बोलते हैं. साथ में ही आपका सोडियम, क्लोरीन, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा. जैसे आप लूप की तरफ जाओगे तो जो डिसेंडिंग लूप है उसमें वाटर, और जो असेंडिंग लूप है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है लूप, उसमें सॉल्ट रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा. डीसीटी में लूप के बाद जो आगे कॉन्व्यूलेटेड का मतलब है बहुत, ट्यूब्यूल मतलब बहुत छोटी, ठीक है. डिस्टिल मतलब डिस्टेंस पे, कॉन्व्यूलेटेड मतलब मुड़ी हुई. तो जो मुड़ी हुई ट्यूब्यूल है आगे, डीसीटी जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, उसमें सोडियम एब्जॉर्ब होगा और आगे जाके आपकी कलेक्टिंग डक्ट में सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा. ये रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ मैं. सो एवरीथिंग इज रीएब्जॉर्ब्ड, 99% थिंग्स आर रीएब्जॉर्ब्ड. इसको हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ट्यूब्स की हेल्प में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की हेल्प में से रीएब्जॉर्प्शन हो रही है.
और लास्ट हो गई ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सिक्रीशन किस चीज की हो रही है? ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब है कि ये सिक्रीट करेंगी आयंस, आपके वो आयंस जो रिक्वायर्ड नहीं है, आपके हाइड्रोजन आयंस या और बहुत सारे आयंस है जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो चले जाएंगे इसके थ्रू बाहर। वाटर, यूरिया एंड अ बिट ऑफ आयंस विल मूव आउट ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। So this is all about the role of the kidney in filtering the soluble nitrogen compound, जिसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं। तो किडनी के दो फंक्शन है, पहला फिल्टरिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड सेकंड इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर और सॉल्ट का या वाटर और आयंस का बैलेंस मेंटेन करके रखना बॉडी में। नाउ द क्वेश्चन इज इफ योर किडनी डजंट वर्क, एक किडनी पे भी सस्टेन किया जा सकता है आराम से, बट अगर एक किडनी भी नहीं चल रही है तो इन दैट केस यू नीड एन आर्टिफिशियल किडनी। अब अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो इन दैट केस हाउ इज योर ब्लड गोइंग टू गेट प्योरीफाइड? तो उस केस में हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल मशीन, दैट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस बेसिकली इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप डायलाइजर यूज़ करते हो या डायलिसिस मशीन यूज़ करते हो टू प्योरीफाई द ब्लड। हाउ डज इट टेक्स प्लेस? अब इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे? एज यू कैन सी द डायग्राम, पेशेंट के आर्म में 2 नीडल्स लगाई जाती है, जिसमें से एक नीडल से द ब्लड हैज़ टू बी पम्प्ड आउट, इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड एंड देन अगेन द फिल्टर्ड ब्लड विल एंटर फ्रॉम द सेकेंड नीडल। तो ब्लड पहुंचेगा डायलिसिस मशीन में जहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होंगी। तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करेगी? इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ फिल्टर as it is filtering in your own body, because now your kidneys cannot filter it. What happens is that those semi permeable membranes will allow the small particles to pass through, but they will not allow the larger particles to move. तो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, जो एक्सेस यूरिया है, जो सॉल्ट्स हैं, यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स निकल जाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द ब्लड विल गेट इट विल बी फिल्टर्ड, इट विल कम बैक टू द person's body. That's how the dialyzing machine works. Of course, it is going to help out in exchange of your ions, your electrolytes, sodium, potassium, calcium, magnesium. इसमें anticoagulants भी ऐड होंगे, heparin anticoagulant जैसे heparin ऐड होंगे to prevent the clotting of the blood, या extra शुगर या डेक्सट्रोज आप बोल सकते हो ये ऐड होगा, सो दैट द ब्लड डज नॉट लूज मच ऑफ द शुगर। ठीक है, दैट्स इट। देखो, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है ह्यूमन से। प्लांट्स में क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये एक, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ इट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वी ऑलरेडी नो दैट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट इज जनरेटिंग एंड इट्स गोइंग टू मूव आउट एज अ प्रोडक्ट of photosynthesis. Transpiration में excess of water and minerals चाह रहे हैं so that the temperature is maintained inside. Plants के जो resins, tannins हैं वो they'll be out from the body with the help of, you would have seen those resins and tannins as gums. आपके जो other waste products होंगे resins, tannins या gums, या old xylems में जो old trees होंगे आपको उसमें गोंद निकलती हुई दिखेगी, तो दैट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आइदर इट विल पास थ्रू द सॉइल और इट मे लूज इट इन द फॉर्म ऑफ द लीव्स और डेड सेल्स, और सर्टेन प्रोडक्ट्स कैन बी दे विल जस्ट फॉल ऑफ द लीव्स ओनली। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ एक्सक्रीशन। सो वी अंडरस्टूड द एक्सक्रीशन प्रोसेस हियर। दैट्स इट फॉर नाउ, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।